जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 14 जनवरी 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। अब देखो, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस मैं नहीं कर पा रहा हूँ पिछले कुछ दिन से। उसका रीज़न है, पहला उसका रीज़न है कि मेरे पास अभी समय बहुत कम है, समय नहीं मिल रहा है कि मैं कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस कर सकूं। दूसरा रीज़न है कि जब मैं पहले कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करता था तो कई बच्चे यहाँ पे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते थे और उन्होंने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ना छोड़ दिया था। मैंने कभी नहीं आपको कहा कि सिर्फ वीडियो आप देखो, मैंने हमेशा कहा कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ना ज़रूरी है। मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये दोनों रीज़न है कि मैं फ़िलहाल छोड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से पढ़ें पहले, राइट। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर हमने कई वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर के देखें और खुद से पढ़ें। एटलीस्ट जिस न्यूज़ का डिस्कस मैं आपके साथ करता हूं उसको खुद से पढ़ें। धीरे धीरे आपको न्यूज़ को ग्रैप्स करना आपको आ जाएगा। न्यूज़ किस तरह से रिलेट होगा आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स से, मेंस से और इंटरव्यू से, ये आपको समझ आ जाएगी, राइट। अब देखो, ये जो न्यूज़ है, बड़ा कदम, वायुसेना को मिलेंगे 83 तेजस लड़ाकू विमान। तो ये जो है स्वदेशी खरीद है। तो इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाओगे तो मेक इन इंडिया को सरकार बढ़ावा दे रही है, चूँकि ये जो खरीदेगी देश की कंपनी से ही खरीदेगी। और दूसरा कि हमारे रक्षा सेक्टर को हमें इम्प्रूव करना है। ये दोनों बैकग्राउंड है। रक्षा सेक्टर को इम्प्रूव करना है। रक्षा सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आई थी, तो उस पॉलिसी पे भी हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ रक्षा सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सरकार कौन कौन से काम कर रही है, इसका एक आपके पास अलग नोट होना चाहिए। और दूसरी बात कि मेक इन इंडिया को डेवलप करने के लिए भी हम ये काम कर रहे हैं, राइट। तो इसको जरूर पढ़ें। यहाँ पे तेजस की कुछ खासियत है जो दिया हुआ है। अब देखो, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाओगे तो मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद को आपको जानकारी होना चाहिए। मेनका गांधी वाद, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है जीवन के अधिकार, आर्टिकल 21 का दायरा काफ़ी बढ़ा दिया था, राइट। अब देखो, ये जो डिसीजन दिया गया है कि शुद्ध जल जो है मौलिक अधिकार होगा, ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है तो ये समझना होगा आपको। आर्टिकल 21 के तहत जो है जल को मौलिक अधिकार बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसलिए राज्य की जिम्मेदारी होगी कि राज्य स्वच्छ पानी जो है जनता को प्रोवाइड करे, पहली बात। आर्टिकल 21 के तहत जो है शुद्ध वायु का जो है, स्वच्छ वायु का अधिकार भी है जो मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत आपको नींद, नींद मतलब निद्रा के अधिकार भी है, आपको सोने से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत कई सारे अधिकार है, लगभग 40 से भी अधिकार है जो आपको मौलिक अधिकार प्रोवाइड किया गया है। और इसका एक्सटेंशन और इसका एक्सपेंशन जो किया गया था वो किया गया था मेनका गांधीवाद में। अब देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स में आई थिंक 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि शादी करने का अधिकार कौन सा अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत है। तो शादी करने का अधिकार में मौलिक अधिकार है जो आपका आर्टिकल 21 के तहत यानी जीवन के अधिकार के तहत आता है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए। बाकी इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो एक संस्था है यहाँ पे सीपीसीबी, ये देखो सीपीसीबी के बारे में दिया हुआ है। तो सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के द्वारा इस संस्था का निर्माण किया गया था। फिर डिटेल से एनालिसिस कर दूंगा बाद में, पहले भी कई बार हमने सीपीसीबी के बारे में डिस्कस किया है। बाकी फर्स्ट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सेकेंड पेज पे नॉर्मली इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता, थर्ड पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब देखो, अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं, अभी वर्तमान के राष्ट्रपति है ट्रंप हैं, जो 20 जनवरी 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। उनके साथ भारत का संबंध एक अच्छा संबंध रहा था। भारत ऑलरेडी चीन के खिलाफ जो भी नीति होता था उसमें चीन के खिलाफ जो भी नीति होता था उसमें अमेरिका भारत की मदद करता था। अब देखो, वहाँ पे सरकार बदल गई है, लेकिन सरकार बदली है, लेकिन सरकार बदलने के साथ पॉलिसी नहीं बदलता।
ये चीज़ आपको समझना होगा। किसी भी देश में अगर मान लो इंडिया में ही कल के डेट में भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी जी के अलावा कोई कांग्रेस के लीडर अगर बन जाए तो भारत की पॉलिसी अमेरिका के लिए नहीं बदल जाएगी। इसी तरह से अमेरिका जो है, अमेरिका के अगर राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, अपोजिट पार्टी की सरकार जो है अमेरिका में आने वाली है। जो बाइडेन 21 राष्ट्रपति बनने वाले हैं 20 तारीख को। तो ऐसा नहीं है कि भारत के प्रति जो है अमेरिका की जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाएगी, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया हुआ। तो चीन के खिलाफ भारत को मजबूत बनाने में हर संभव मदद करेगा अमेरिका, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अमेरिका में जो है अपोजिट पार्टी की सरकार, अभी रिपब्लिकन सरकार है और आने वाले 20 तारीख से वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार हो जाएगी। तो पॉलिसी उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला भारत के प्रति। अब देखो, अचानक काबुल पहुंचे डोभाल, आपसी हितों के मुद्दों पे वार्ता। अफगान मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तालिबान मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तालिबान को लेकर के जो एक कमेटी है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी है, उस कमेटी को लीड कर रहा है भारत। भारत जो है 1 जनवरी 2021 से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य हो गए हैं, राइट। और साथ ही साथ तालिबान को लेकर के एक कमेटी है जिस कमेटी को भारत लीड कर रहा है। तो तालिबान मुद्दा, अफगानिस्तान मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट भारत के लिए है। तो ये सारा चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, अफगानिस्तान मुद्दा और तालिबान मुद्दा आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भारत अरब संबंध के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अरब को लेकर के भारत के दृष्टिकोण, या अरब जो है भारत के प्रति अपनी दृष्टिकोण को परिवर्तित कर रहा है। रत्नागिरी रिफाइनरी जो है, जो बन रहा है, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी वो अगर बन जाएगी, तो उसमें सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें यूएई इन्वेस्ट कर रहा है। तो सऊदी अरब जो है या अरब कंट्री जो है, जो अपनी ब्लैक इकोनॉमी से वाइट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है, यानी वो अब जो है तेल सेक्टर से जो है अन्य सेक्टर की तरफ मूव कर रहा है, जिसमें वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की ओर मूव कर रहा है, जिसमें वो कह सकते हैं आप आईटी सेक्टर की ओर मूव कर रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो टूरिज्म सेक्टर की ओर मूव कर रहा है, अन्य सेक्टर की ओर मूव कर रहा है। इसका सबसे बड़ा क्या रीज़न है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनका तेल समाप्त हो जाएगा, उनको पता है आने वाले कुछ वर्षों में उनका तेल समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो अन्य सेक्टर पे मूव कर रहे हैं, राइट। अब देखो, ये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देश में भड़काएगी महंगाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 22 या 23 फसलों को जो है एमएसपी दिया जाता है। एमएसपी 22 या 23 फसलों को दिया जाता है। अगर इसकी पूरी तरह से गारंटी दिया जाए, एमएसपी की गारंटी दिया जाए, तो ये देश भर में महंगाई बढ़ा सकती है। सरकार को उसे परचेज करना होगा, और ये काफ़ी व्यापक टॉपिक है। इसको आप इस रूप में भी समझो कि डब्ल्यूटीओ में जो है, डब्ल्यूटीओ हमेशा भारत को कहता है कि आप अपने यहाँ किसानों को सब्सिडी देना बंद कीजिए, आप अपने यहाँ किसानों को एमएसपी देना बंद कीजिए। विश्व के कई विकसित देश भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ जाते हैं, गए हैं, जिसमें कनाडा है, जिसमें अमेरिका है। उनका कहना है कि भारत अपने यहाँ किसानों को सब्सिडी देना बंद करे, भारत अपने यहाँ किसानों को एमएसपी देना बंद करे। लेकिन बावजूद इसके भारत का कहना है कि किसान, भारत के जो किसान है वो कमज़ोर किसान है, इसलिए हम उसे एमएसपी देंगे, इसलिए हम उसे जो है सब्सिडी भी देंगे, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग अगर आप इसको कोरिलेट करोगे तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होगा मेंस के प्रति। इसमें मैं फिर कभी डिस्कस कर दूंगा, बाद में कभी डिस्कस कर दूंगा, अलग से एक वीडियो बना करके इस टॉपिक पर मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। सरकार मान लो एमएसपी की अगर गारंटी देती है, तो ऐसे कंडीशन में महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगा। ये सब कोई खास और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखो, इसको एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस पर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इस पर कोई आउटपुट नहीं निकला। किसानों को लेकर के जो आउटपुट निकलेगा तब काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एक 4 सदस्यीय समिति बना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार आप होल्ड कीजिए जो
एग्रीकल्चर बिल आपने पारित किया था, जो संसद में पारित हुआ था, उसको कहा गया कि आप होल्ड कीजिए, 4 सदस्यीय समिति बना दिया गया और वो समिति किसान से बातचीत करेगी, वो समिति सरकार से बातचीत करेगी, उसके बाद निर्णय लेगी। लेकिन किसान जो है इस समिति से खुश नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, इस एडिटोरियल में कहा गया है कि किसानों को जो है, अगर विधायिका पे किसानों को भरोसा नहीं है, अगर कार्यपालिका पे किसानों को भरोसा नहीं, तो न्यायपालिका पे एटलीस्ट किसानों को भरोसा करना चाहिए, राइट। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे बताया गया, खुद से पढ़ सकते हैं। अब देखो ये जो है नेपाल में जो है राजतंत्र को फिर से बहाल करने की जो है मांग चल रही है। और एक जो है यहाँ पे जो चर्चा एक चल रहा है, चूँकि आपको पता है कि नेपाल और भारत के बीच में जो डिस्प्यूट है वो लगातार बढ़ रहा है। डिस्प्यूट 3 लोकेशन को लेकर के है, एक काला पानी है, एक लिम्पियाथुरा है और एक लिपू लेक है। ये 3 लोकेशन जो है भारत के पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है। नेपाल का कहना है कि भारत इस पे कब्जा किया हुआ है, ये नेपाल का पार्ट है, तो इसी को लेकर के डिस्प्यूट है। अब देखो यहाँ पे एक और चर्चा चल रहा है, और ये चर्चा चल रहा है जो एक किताब थी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब थी। ये किताब का नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। अब देखो ये प्रेसिडेंशियल ईयर में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, इम्पॉर्टेंट जानकारी ये देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के पास जो उस समय में नेपाल के जो राजा थे त्रिभुवन शाहदेव, तो राजा त्रिभुवन शाहदेव ने जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनके पास एक रिक्वेस्ट भेजा, एक प्रस्ताव भेजा, और उनका प्रस्ताव था कि आप एक काम कीजिए, नेपाल को जो है भारत में शामिल कर लीजिए। लेकिन नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब देखो इनका कहना है, प्रणब मुखर्जी जी का कहना है कि अगर नेहरू जी की जगह उस समय में इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर होती तो नेपाल भारत का हिस्सा होता। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में ही सिक्किम भारत का हिस्सा बना। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम भारत का हिस्सा बना, राइट। अगर नेहरू जी की जगह इंदिरा जी को यह प्रस्ताव मिला होता, या नेहरू जी की जगह इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर होती, तो ऐसे कंडीशन में नेपाल भारत का हिस्सा होता। और जो वर्तमान में नेपाल में जो भारत विरोधी गतिविधि चल रहा है, वो भारत विरोधी गतिविधि नेपाल में नहीं चलता। तो एक तरह से अपने किताब प्रेसिडेंशियल ईयर में इन्होंने नेहरू जी के भूल को जो है व्यक्त किया है और उस पर उसको दर्शाया। अब देखो एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा ये है कि अगर ये एडिटोरियल पढ़ोगे तो दूसरा ये है कि नेपाल में फिर से मांग किया जा रहा है कि नेपाल में जो लोकतंत्र है उसको हटा करके फिर से राजशाही व्यवस्था नेपाल में शुरुआत किया जाए। इसी के लिए कुछ लोग नेपाल में आंदोलन कर रहे हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। बाकी आपके बैकग्राउंड में ये इंपॉर्टेंट है कि नेपाल भारत संबंध क्या है, डिस्प्यूट का जो लोकेशन है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्या सकारात्मक संबंध है और क्या नकारात्मक संबंध है भारत नेपाल के बारे में, ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसको भी पढ़ सकते हैं, अच्छा न्यूज़ है। अब देखो इसको भी ज़रूर पढ़ना आप लोग कि रिपोर्ट में देरी के लिए सरकार को एनजीटी की फटकार। सबसे पहले तो एनजीटी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी को कहा गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब देखो एनजीटी की स्थापना 2010 में किया गया था और विश्व में जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विश्व में तीसरा ऐसा देश है भारत जिसने एनजीटी की स्थापना किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि एनजीटी जो है 7 महत्वपूर्ण कानून जो है उस कानून का अगर उल्लंघन होगा तो एनजीटी एक्शन लेगा, अदरवाइज एनजीटी एक्शन नहीं लेगा। तो पहला कानून है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, दूसरा है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, तीसरा है वन अधिनियम 1980 और चौथा है वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, छठा है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और सातवां है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये एक्ट का अगर उल्लंघन हुआ तभी एनजीटी एक्शन लेगा। अब देखो 2 महत्वपूर्ण एक्ट को एनजीटी के बाहर रखा गया। जब एनजीटी की आपको आलोचना करना है तब आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से 2 महत्वपूर्ण एक्ट को बाहर रखा गया है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए आप देखना कि कभी मान लो कोई बाघ मर रहा है देश में, कहीं जगह शेर मरता है, ऐसे कंडीशन में एनजीटी एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि ये जो है ये बाघ और शेर ये सारा का सारा आता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन, जो एनजीटी के दायरे से बाहर है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको होना चाहिए। साथ ही साथ एनजीटी के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, रीजनल क्वार्टर जो है 4 उसका क्षेत्रीय कार्यालय है जो है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। तो ये बेसिक जानकारी जो आपको एनजीटी के बारे में होना चाहिए। साथ ही साथ एनजीटी ने फटकार लगाया है सरकार को, क्योंकि खतरनाक अवशिष्ट के आयात की समीक्षा के लिए एक समिति गठित किया गया था और इस समिति ने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। अब देखो, एक तो एनजीटी हो गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और दूसरा हो गया FSSAI। ये जो संस्था है, इन दोनों संस्था के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और दोनों संस्था पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ। आप मान लो मैगी खरीदते हो या कोई भी सामान खरीदते हो खाने पीने वाला, तो उस पर देखोगे आप इस संस्था का लोगो होता है, FSSAI का लोगो होता है, ऐसे होता है, देखना FSSAI ऐसे लिखा होता। आप चेक करना, आज कोई भी सामान खरीदोगे खाने पीने वाला तो उस पर ये इसका लोगो मिल जाएगा। तो ये संस्था के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए जो यहाँ पे दिया हुआ। इसको जरूर पढ़ें। ऐप लोन फर्जीवाड़े पे भारतीय रिजर्व बैंक कसेगा नकेल। बहुत सारे ऐप कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करने का काम करती है जो आरबीआई अप्रूव नहीं है, इसलिए आरबीआई उस पर शिकंजा कसने जा रही है। इसी के रिगार्डिंग न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसको देख सकते हैं, सभी पीएम किसान लाभार्थी को केसीसी देने की तैयारी में सरकार है। तो यहाँ से 2 इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। एक तो पीएम किसान योजना के बारे में जानकारी होना चाहिए, केसीसी के बारे में जानकारी होना चाहिए, और यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है मेंस में भी। इस पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो दिख नहीं रहा है। ओके, देखो, कछुआ वगैरह से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है, फेवरेट टॉपिक होता है कछुआ। प्रीलिम्स में लगातार क्वेश्चन कछुआ वगैरह से पूछता है, तो इसको जरूर पढ़ लें। ओके, चलिए, इतना ही इन्फॉर्मेशन था आज जो आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट था, जो आपको पढ़ना चाहिए। और जिस न्यूज़ को मैंने इंडिकेट किया आपके साथ कि इसको पढ़ लें, उसको ज़रूर पढ़ें आप। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।